हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB-PRT जो 11 नवंबर 2018 में हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी 20 क्वेश्चंस के स्लॉट में डिस्कस करूँगी। 20 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में, बाकी 20 क्वेश्चंस करके सभी क्वेश्चंस आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट्स भी ज़रूर करें वीडियो के बाद, आप और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, जीएस पोर्शन पे, सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन पे, या इंग्लिश पोर्शन पे, जिस पे भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड में हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, कक्षा 3 की छात्रा रिया जो है शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ा रही थी। वह किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। हमें बताने कि वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है ना। वो शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड के साथ खेल रही है ना। जो शब्दावली हो गई वो हमारी किससे संबंधित हो गई, भाषा से संबंधित हो गई, है ना। देखो तो इसमें क्या होगी, भाषाई बुद्धिमत्ता होगी, ठीक है ना। तार्किक बुद्धिमत्ता, लॉजिकल से तो कोई रिलेशन ही नहीं है शब्दावली का, ठीक है। ये जो इंटेलिजेंस दी गए हैं, बुद्धिमत्ता दी गई है, भाषीय बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ये सब जो है हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वहाँ से है ना। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसमें उन्होंने 8 इंटेलिजेंस की बात की थी, पता भी होगा आप लोगों को। और इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है ना। ये भी नोट कर लीजिए, आप अपना एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते चलिए, है ना। इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्योंकि मैं इस सेशन के साथ सिर्फ, मेरे को क्वेश्चन रटना नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया आंसर पढ़ दूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी एक्सप्लेन करती चलूँगी साथ के साथ आपके माइंड में, ताकि फिट होते चले जाए क्वेश्चंस, है ना। चलिए, ये हमारा सेशन आज का ऐसे चलेगा कुछ। तो इसमें हमारा आंसर हो गया भाषाई बुद्धिमत्ता, है ना। या इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बाइलिंगुअल रहेगा सेशन। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, है ना, वर्ड्स यूज़ कर पा रहा है अच्छे से, चाहे बोलते वक्त हो या लिखते वक्त हो, दोनों ही केसेस में वर्ड्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। जैसे लिखकर ना, शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, तो शब्दावली का अच्छे से प्रयोग कर पा रहा है। तो ये कौन सी होगी, हमारी भाषाई बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। चीज़ों को अच्छे से दूसरों को एक्सप्लेन कर सकता है वो बंदा जिसके अंदर भाषाई बुद्धिमत्ता होगी या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, है ना। चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा वो बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। हमें बताना है किसका शिक्षण जो था उसमें जो था सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। देखो, इसमें पूछा है सामाजिक संवाद में किसकी ज़्यादा रुचि थी, पियाजे की, चॉम्स्की की, गार्डनर की, वाइगॉट्स्की की। गार्डनर मैंने अभी बताया ही है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, इसका जो संबंध है वो इंटेलिजेंस से है, बुद्धिमत्ता से है, ठीक है ना। तो गार्डनर इज़ नथिंग टू डू विद सोशल सोशल कल्चर, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, सबको ही पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पियाजे की, जो है हर टेट एग्जाम में, स्टेट टेट एग्जाम में, DSSB, हर KVS, सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पियाजे से क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें पियाजे से क्वेश्चन आए। पियाजे की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। और चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा विकास से रिलेटेड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और जो वाइगॉट्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था, हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, है ना, जो मैं बताती थी, सोशल इंटरेक्शन इज फंडामेंटल टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सामाजिक संवाद से हमारा कौन सा रिलेटेड है, वो है वाइगॉट्स्की। तो इसका आंसर होगा हमारा वाइगॉट्स्की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। हमें बताना है बुद्धिमानी के जो बहुआयामी सिद्धांत था वो किसने प्रस्तावित किया था, वो प्रस्तावित किया था हमारा EL थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना फ्रेंड्स, EL थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, ठीक है ना। अगर वो जो है गणित में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेता है, गणित में अच्छा है, तो वो कह रहे हैं कि जो है वह जो है शायद जो है नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। तो यह अवलोकन जो है किसका विरोध करता है। ये बुद्धिमत्ता के हमारे बहुत सारे सिद्धांत हैं, है ना। इंटेलिजेंस चैप्टर से देखो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी पूछ ली गई है। अभी बुद्धिमत्ता के 2 कारक सिद्धांत, एकल कारक सिद्धांत को विरोध कर रहा है, या फिर 3 कारक सिद्धांत को, या बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत को। तो इसका जो उत्तर है वो है बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत का ये जो है विरोध करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कक्षा 6 की छात्रा है, ठीक है ना, रूपा कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपने शिक्षकों की चहेती है ना, कि शिक्षक भी उसको बहुत पसंद करते हैं, उसके शिक्षक, उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है ना। तो अब छात्रा क्या है, अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है, शायद इसलिए वो किताबें पढ़ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा अपने माता पिता को खुश रखने के लिए किताबें पढ़े, है ना। आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, अच्छे अंक पाने की चाहत, है ना।
अच्छे अंक पाने की चाहत हो गई या बाहरी रूप से प्रेरित, ये सब क्या हो गए। देखो इसमें इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मोटिवेशन का है ना। वो जो कोई भी बच्चा अगर कोई काम खुद से कर रहा है ना, खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, उसे पढ़ना पसंद है, ठीक है ना, और अधिक से अधिक किताबें पढ़ती है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है ना, आंतरिक रूप से प्रेरित है, तभी वह इतना कुछ कर सकती है ना। जब जिसमें व्यक्ति को क्या है, आंतरिक इच्छा से प्रेरणा मिलती है, उसकी अंदर की इच्छा से उसको प्रेरणा मिलती है, किसी भी बाहर का प्रोत्साहन की उसे गिफ्ट मिलेंगे या उसके अच्छे अंक आएंगे, है ना, कोई दबाव आदि या किसी के बजाय उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए वो किताबें पढ़ रही है ना। तो इस वजह से, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, आंतरिक रूप से वो क्या है, प्रेरित है, ठीक है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, ये जो थर्ड और फोर्थ हो गए लिंक्ड हो गए, एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसको अच्छे अंक चाहिए इसलिए शायद वो बुक्स पढ़ती है ना, तो वो भारी रूप से प्रेरित कहते हैं, अच्छे अंक पाना की चाहत हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इंटरनली मोटिवेटेड है वो, इसलिए जो है वो अपने he or she is seeking an activity for its own sake without any sort of external reward, है ना, उस एक्सटर्नल रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, खेलते हुए सीखने या प्लेवे विधि बतानी है छात्रों में क्या विकसित करेगी। क्या केवल उससे संज्ञानात्मक विकास होगा, केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, या केवल शारीरिक विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, केवल भावनात्मक विकास, या हमारे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास चारों होंगे, तीनों होंगे। तो मैं बता दूं, जो प्लेवे मेथड है, जब हम खेल किसी चीज़ को सीखते हैं, प्लेवे विधि से सीखते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये तीनों ही डेवलपमेंट होते हैं, या शॉर्ट में जाए तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। प्लेवे मेथड के जो हमारे फादर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जरूर कमेंट करना मत भूलें प्लेवे मेथड के फाउंडर कौन है। चलो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, द प्लेवे, एक बुक आई थी द प्लेवे, ये किसकी थी, हेनरी कोल्डवेल कुक की, ठीक है ना। द प्लेवे नाम की एक बुक भी थी, ये थी हेनरी कोल्डवेल कुक की। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को जो है किसने लोकप्रिय किया, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, मारिया मोंटेसरी, पियाजे। देखो शिक्षण यंत्रों को लोकप्रिय करने वाला कौन था, हमारे स्किनर थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है, हमें बताना है प्रभावी शिक्षण का विज्ञान कौन सा है, प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। देखो जो प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है वो हमारा शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी, ठीक है ना। देखो शिक्षा शास्त्र है क्या, शिक्षण कार्य की जो प्रक्रिया है उसका जो अगर हम विधिवत अध्ययन करें वही हमारा क्या है, शिक्षा शास्त्र है ना। प्रभावी शिक्षण कब होगा, जब शिक्षण कार्य कराते समय यह ध्यान रखा जाए कि अधिगमकर्ता को जो है अधिक से अधिक समझ में आए, ठीक है ना, उसको जो है अधिक से अधिक वो ग्रहण कर पाए, जो हमारा अधिगम करता है वो अधिक से अधिक ग्रहण कर पाए। इसमें हमारी पेडागोजी पढ़ते हैं, हम देखें हम बीएड में एडमिशन लेते हैं, बीटीसी में एडमिशन लेते हैं, डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, एसबीटीसी में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेडागोजी पढ़ाई जाती है कि जो है हम अपने अधिगमकर्ता को जो है अच्छे से अच्छे समझा सकें, अच्छे से चीज़ें, ताकि वो ग्रहण कर पाए, ठीक है ना। तो प्रभावी शिक्षण का विज्ञान कौन सा है, हमारा शिक्षा शास्त्र। अब आते हैं मानव विकास के डोमेन क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन जो है हमारा सीटेट में भी पूछा गया है ना, तो इसको देख लेते हैं हम, चारों ऑप्शन इसके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर दिखा देती हूँ मैं डायरेक्ट, इसके जो हमारे मानव क्षेत्र के डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, मानव विकास के, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक, है ना, ये सीटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अ चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। हमें बताने हैं, पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है ना, उसमें जो थी 4 स्टेजेस थी, सबको पता है। देखो संवेदी प्रेरक अवस्था थी सबसे पहली, सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड वन इज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग आती है वो आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है ना, ये याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारी देखो जो सेंसरी मोटर वाली है वो किससे बिलोंग करती है, उसमें सेंसेस से बच्चा जो है सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है ना, इट इज़ रिलेटेड विद सेंसेस। फिर उसके बाद वो आ जाता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो वो सिम्बल्स के थ्रू, उसके बाद आता है उसके अंदर सिम्बॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है इस स्टेज में कौन सा, सिम्बॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार डेवलप हो जाते हैं प्री ऑपरेशन में। और अगर हम बात करें उसके बाद हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में आकर बच्चा जो है 7 से 11 या कई बार 7 से 12 का भी ऑप्शन मिल जाता है, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है, लॉजिकल थॉट, ठीक है ना। और लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 to 15, ठीक है ना, इसमें जो होता है साइंटिफिक रीजनिंग आ जाती है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पियाजे थ्योरी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, सभी टेट एग्जाम्स, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का मतलब क्या है, हमें बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी,
एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू, शारीरिक और मानसिक पहलू। देखो व्यक्तित्व पर्सनालिटी में क्या आता है, उसके सारे ही पहलू आ जाते हैं, वेदर इट बी फिजिकल, मेंटल और सोशल। ठीक है ना, हम सारे जो होंगे सारे ही पहलू उसमें कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था, अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि टेबल के पास भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है। इस प्रकार के तर्क को जो हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक तर्क बोलेंगे, अनुरूप तर्क बोलेंगे, काल्पनिक तर्क बोलेंगे या निगमनात्मक तर्क बोलेंगे। देखो ये मैं जो 2 ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछाते हैं। एक है हमारा आगमनात्मक तर्क। सबसे पहले आगमनात्मक तर्क देख लीजिए क्या है। देखो आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं, यानी जो हम जानते हैं उससे जो हम नहीं जानते उसकी तरफ जाएंगे, है ना। यानी जैसे हम बोल सकते हैं हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या करा, तुम्हें कोई एग्जांपल बताया, पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद रूल एक्सप्लेन करूँगी इसमें। ठीक है ना। अब ऐसी बात करें अगर हम निगमनात्मक तर्क की, फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले क्या होगा, रूल एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल। जैसे हमने बताया, रूल बता दिया कि भाई सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, ये हमारा रूल हो गया कि सभी जानवरों को जो है 4 पैर होते हैं, है ना। तो अब जिसके भी 4 पैर हैं, इससे निष्कर्ष निकल गया हमारा अब कि जिसके भी 4 पैर हैं वो सभी जानवर हैं, है ना। तो यदि टेबल के भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, निगमनात्मक तर्क का। ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जा रहे हैं, है ना। पहले हमने रूल बताया, रूल कैसा होगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, और फिर हम उससे जो हो कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम अननोन टू नोन। तो इसका आंसर है निगमनात्मक तर्क। इन ह्यूमन बींग्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, हमें बताना है ह्यूमन बींग्स में जो डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्टल प्रॉक्सिमो, कॉडल टू सेफलो, सेफलो टू कॉडल या ओनली सेफलो। देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा सेफलो कॉडल प्रिंसिपल। तो ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम सेफलो टू कॉडल, है ना, ये गलत है। कॉडल टू सेफलो, डिस्टल प्रॉक्सिमो भी गलत है। सेफलो कॉडल प्रिंसिपल एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब होता है जो डेवलपमेंट होगा हमारा, देखो सेफलोकॉडल हम बता रहे थे, मैं सेफलोकॉडल प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि डेवलपमेंट जो होगा प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर होगा, है ना। पहले जो हमारा चाइल्ड होगा उसका सिर बनेगा, है ना, फिर पैर। अ चाइल्ड विल गेन फिजिकल कंट्रोल, सबसे पहले उसको फिजिकल कंट्रोल जो मिलेगा उसका हेड फर्स्ट, सबसे पहले वो अपनी मुंडी उठाएगा, है ना, मुंडी उठाना सीखेगा सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले टॉप बॉडी पोर्शन, सबसे पहले मुंडी, फिर उससे नीचे का धड़, फिर इस तरह से प्रोसीड करेगा, है ना। और जो लेग्स होगा वो सबसे लास्ट में मूवमेंट होगा उनका। ठीक है ना। और एक जो हमारा प्रिंसिपल ये भी है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल, डिस्टल प्रॉक्सिमो गलत दिया है इसमें, जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये डायरेक्शन को बताता है डेवलपमेंट की। ये भी ये जो डेवलपमेंट ये बताता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड। ठीक है ना, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होगा। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर साजिद द सोशल स्टडीज टीचर गिव एन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया, हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स इन द सिटी। द टीचर वांटेड टू प्रमोट विच टाइप ऑफ थिंकिंग, हमें बताना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करना चाह रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करना चाह रहा है, इंटेलिजेंट थिंकिंग प्रमोट करना चाह रहा है, या फिर बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो सबसे पहले आप कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग टर्म का अगर आपको मीनिंग पता होगा तो ईजिली टैकल कर लेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ। देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है क्रिएटिव आइडियाज़ बच्चे लेकर आए हैं, है ना, टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ बाय एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सोल्यूशन। जो माइंड खोल दे बच्चों का, ऐसी सोचे, वही ऐसे सोचे, है ना। किसी कोई प्रॉब्लम है उसके नया बिल्कुल अलग ही नया सोल्यूशन सोचें, न्यू प्रोसीजर सोचें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो होगी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रैफिक जैम कैसे अवॉइड करें, हर बच्चा क्या होगा अलग अलग सोल्यूशन बताएगा, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ बताएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारे लर्नर्स का जो होगा माइंड ओपन हो जाएगा, है ना, वो नया ही कुछ प्रोसीजर सोचेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया था ये था डाइवर्जेंट थिंकिंग का। ठीक है ना। हमें स्टूडेंट्स में जो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करनी चाहिए। और जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसका मतलब होता है कि एक ही करेक्ट आंसर है किसी चीज़ का। ठीक है ना। ये हमारे इंटेलिजेंस को, मेमोरी को टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था। E.L. थॉर्नडाइक, कॉल्ब, हार्वर्ड गार्डनर्स, विलियम E. हर्मन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षण और त्रुटि शिक्षण का सिद्धांत। हल्का सा नाम में हेरफेर हो गया, नाम घुमा दिया उन्होंने, है ना, हम कंफ्यूज होते हैं अरे क्या आंसर होगा इसका इतना सा। तो ये इसका जो है आपने एक नाम सुना होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोल देते हैं हम। इसका आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। और जी सेकंड ऑप्शन दिया है कॉल्ब। कॉल्ब में दी थी हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी।
ठीक है ना, नोट कर लेना आप अपने नोट्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है हमारा क्या टेस्ट करता है? इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है, या किसी इंडिविजुअल की यूनिकनेस को टेस्ट करता है, सिंगल करेक्ट आंसर होता है, या मेमोरी? देखो मैंने अभी बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करना, है ना, बच्चों का माइंड ओपन हो जाए, वो जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, नया ही प्रोसीजर सोचें। ठीक है ना। सिंगल करेक्ट आंसर बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी टेस्ट करता ही नहीं है ये, है ना। तो इसका आंसर हो गया यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु बतानी है। ठोस परिचालन चरण कहते हैं, या इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उनकी आयु बतानी है 7 से 12। ठीक है ना। ये पियाजे मैंने आपको भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज, कौन सी एज में कौन सी स्टेज कौन से कितने से लेकर कितने तक एज की है ना, सब एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम, कब से लागू किया गया था? जो हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था, ये कब से हमारा जो है लागू किया गया था? ये लागू जो किया गया था हमारा अप्रैल 2010 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे अनुमानी ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहा जाता है? खोज पद्धति, परियोजना पद्धति, समस्या निवारण पद्धति, व्याख्यान पद्धति। देखो ह्यूरिस्टिक पद्धति के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इट्स एन अप्रोच टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, है ना। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, और प्रैक्टिकल मेथड्स यूज़ करें इसमें हम। ठीक है ना। मेनली जो ये हमारी पद्धति है, ये जो टेक्निक है, ये हमारी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक समस्या निवारण पद्धति है। ये किसने दी थी? जॉर्ज पोल्या ने दी थी। ठीक है ना, ये जॉर्ज पोल्या ने दी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो हमारी स्कूली शिक्षा है, इसे जो है मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 चरण में। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी पूरी हो गई है। बाकी 20 करके हम जो ही वाला पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या कमी लग रही है, ठीक है ना, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।